हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड हिस्ट्री का यूनिट 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 3 यानी कि फ्रांस की क्रांति को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी कि इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा यूनिट 4 है जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो है 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ये समाप्त हो गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का पीरियड 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण थे। आपको पता भी होगा कि कोई भी युद्ध ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जिसका जो फर्स्ट रीजन था वो था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा है सैन्यवाद, चौथा है गुटों का निर्माण और पांचवा है और भी अन्य कारण। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने के ये 5 कारण है और ये 5 कारणों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो अब हम इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो एकदम शांत से बैठ के देखेंगे, और जब तक आप बैठ के नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों के विस्तार के लिए बहुत सारे उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। आपको याद होगा कि जब हम चैप्टर 2 पढ़े थे और चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पूरे इंग्लैंड के 13 उपनिवेश कहाँ थे, तो वो अमेरिका में थे। और जब उपनिवेश क्यों बनाए जाते थे, तो अपने बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब इसी जब उपनिवेश बनाने की जब होड़ लगी हुई थी, इसी होड़ में बहुत सारे कंट्री जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, उसके बाद में आपका फ्रांस हो गया, रूस हो गया, तुर्की हो गया और अमेरिका हो गया, ये सारे कंट्री जो थे वो भी अपनी साम्राज्यवादी विस्तार के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, यानी वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे से ये प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सारे कंट्री अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए एक दूसरे से ये लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब इसी दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बाद में हुआ, यानी कि जर्मनी और इटली बाद में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के दौर में जर्मनी और इटली का बाद में प्रवेश हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के दौर में निम्नलिखित में से कौन से देश बाद में शामिल हुआ है, तो बाद में शामिल हुआ है जर्मनी और इटली। और जब बाद में ये शामिल हुआ तो यही कारण था कि जर्मनी और इटली को बहुत ही कम उपनिवेश हासिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद में आगे हैं, लेकिन 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। अब यहाँ पे जर्मनी की बात कर रहा है कि तो 1914 ईस्वी में जर्मनी जो था ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था, यानी कि जर्मनी जो था 1914 ईस्वी तक वो आगे आ गया था। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी जो था ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि कब जर्मनी जो था ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ चुका था औद्योगिक क्षेत्र में, तो 1914 में। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1914 ईस्वी में जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में किन देशों को पीछे छोड़ चुका था, तो ब्रिटेन और फ्रांस को वो पीछे छोड़ चुका था। नेक्स्ट है, जर्मन साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। अब यहाँ पे जर्मन जो साम्राज्यवादी थे वो तुर्की का पतन हो चुका था, तो एक तुर्की एक कंट्री का नाम है और ये तुर्की का पतन हो चुका था, और यही तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर ये जो जर्मनी था वो नियंत्रण करना चाहता था।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जर्मन साम्राज्य था वो पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। अब देखिएगा, ये जो तुर्की का पतन हो चुका था और उसी पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर कौन नियंत्रण चाहता था? तो जर्मनी। ये क्वेश्चन बनता है कि पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण कौन करना चाहता था? तो जर्मनी जो था वो नियंत्रण करना चाहता था। फिर जो जर्मनी ने क्या किया कि तुर्की के सुल्तान से, यानी कि जो तुर्की का सुल्तान था वो तुर्की के सुल्तान से जर्मनी बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति मांगी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी ने किससे बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति मांगी थी? तो तुर्की से। या फिर पूछेगा कि कौन से देश ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति मांगी थी? तब इसका आंसर होगा जर्मनी। और ये भी पूछेगा कि जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से कहाँ तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए थी? तो बर्लिन से बगदाद तक। तो देखिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जैसे ही ये रेलवे लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति जर्मनी तुर्की से मांगता है तो उसी समय फ्रांस तथा रूस जो है जर्मनी का विरोध करने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन विरोध करते हैं? तो फ्रांस और रूस जर्मनी का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि आप जो रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, हम आपको रेलवे लाइन बिछाने नहीं देंगे। चाहे तुर्की का सुल्तान आपको स्वीकृति दे भी दे, लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये फ्रांस और रूस का कहना था। फिर 1905 में रूस जापान के बीच युद्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तथा जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। यानी कि जब जापान और रूस का युद्ध 1905 में हुआ था, जिसमें जापान की जीत हो गई थी, और जैसे ही जापान जीत चुका था तो जापान को साम्राज्यवादी विस्तार होने लगा, और जैसे ही इसकी साम्राज्यवादी विस्तार होने लगा, ये इसके अंदर ईगो आ गया। किसको ईगो आ गया? तो जापान के अंदर घमंडता आने लगा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रूस और जापान जब का युद्ध हुआ था 1905 में, उसी के बाद जापान का जब साम्राज्यवादी विस्तार हुआ तो इसके अंदर ईगो आने लगा। और 19वीं शताब्दी तक अमेरिका भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। अब आप देख रहे हैं कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में हमने रूस, जापान, अमेरिका ये सब की चर्चा की है। अब नेक्स्ट जो है, आगे जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण है वो है उग्र राष्ट्रवाद। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे सभी देशों में भी राष्ट्रवादी धारणा पनपना शुरू हो गया था। लगभग 1850 के बाद यूरोप के जितने भी देश थे, यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीयता का संचार होने लगा था। यानी कि उनके अंदर भावना थी कि समान जाति, समान धर्म और समान भाषा के जितने भी लोग हैं एक साथ मिलकर एक अलग देश बनाए। कहने का मतलब है कि जो हम देश बनाए उसमें कोई भी अलग भाषा का लोग ना हो, अलग धर्म के लोग ना हो, अलग जाति के लोग ना हो। यानी कि धर्म के आधार पर ये लोग क्या चाहते थे? अलग अलग देश बनाना चाहते थे। भाषा के आधार पर ये लोग अलग देश बनाना चाहते थे। उसी बीच एक साम्राज्य था जिसका नाम था तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। ये दोनों साम्राज्य में ज़्यादातर जो निवास करते थे वो स्लाव जाति के लोग थे। ठीक है, कौन सी जाति के लोग थे? तो ये लोग स्लाव जाति के लोग थे। और ये जो स्लाव जाति के लोग थे, यही स्लाव जाति के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन क्यों किए? क्योंकि ये चाहते थे कि
यूरोप में जितने भी स्लाव जाति हैं ये सभी जाति के लिए एक ही राष्ट्र हो, यानी कि स्लाव जाति के लिए सिर्फ एक ही राष्ट्र हो। जितने भी यूरोप में स्लाव जाति अलग अलग देश में हैं, अलग अलग देश में हैं, सभी स्लाव जाति के लिए एक ही राष्ट्र हो। यही कारण था कि ये स्लाव जाति ने क्या कर दिया, स्लाव जाति ने सर्व स्लाव आंदोलन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि इन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हो। ठीक है, स्लाव जाति के लोग क्या हो, राष्ट्र कितना हो, तो एक ही राष्ट्र हो। और स्लाव जाति ने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया, यानी कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का संबंध जो रूस के साथ था वो भी स्लाव जाति ने क्या बना दिया, कटु संबंध बना दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था एक ही देश का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों उस समय एक ही देश में शामिल थे, इसीलिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ही देश के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी दो अलग अलग कंट्री नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही कंट्री हैं। आगे है कि सर्व जर्मन आंदोलन का लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। अब देखिए यहाँ पे स्लाव जाति के लोग चाहते थे कि यूरोप में जितने भी स्लाव जाति के लोग हो उन सभी के लिए एक ही राष्ट्र हो, यानी कि अलग अलग राष्ट्र नहीं हो। लेकिन जो जितने भी जर्मन लोग चाहते थे वो जर्मन लोगों का भी लक्ष्य था कि बाल्कन प्रायद्वीप में सिर्फ और सिर्फ जर्मन साम्राज्य ही हो। यहाँ पे देखिए दो हो गया, यानी कि स्लाव जाति चाहते थे कि यूरोप में जितने भी स्लाव लोग हैं वो सब एक साथ आ जाए और उनके लिए एक ही कंट्री हो। और जो जर्मन लोग चाहते थे कि जितने भी जर्मनी लोग चाहते थे कि जितने भी बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी साम्राज्य का ही विस्तार होना चाहिए। इस बाल्कन प्रायद्वीप में कोई और कंट्री के लोग नहीं आना चाहिए। तो उग्र राष्ट्रवाद भी कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। आगे है सैन्यवाद। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय करते थे। ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस और जर्मनी ये जो दो लोग थे वो क्या करते थे कि उनका जितना भी इनकम होता था ये दोनों अपनी इनकम का लगभग 85% ये सैनिक पर खर्च करते थे। कौन करते थे, तो फ्रांस और जर्मनी लगभग 85% जो था सैनिक पर खर्च करता था अपनी इनकम का। और दूसरा था कि 1913 से 14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में लगभग 15,000 अस्थायी सेना थी। कब, 1913 से 14 में। अब देखिए कि फ्रांस के पास 8 लाख था, जर्मनी के पास 7,60,000 था और रूस के पास 15 लाख अस्थायी सेना थी। और जो जल सेना का जो क्षेत्र था उस जल सेना के क्षेत्र पर किसका नियंत्रण था, तो इंग्लैंड का नियंत्रण था। और जैसे ही इंग्लैंड का इस पर नियंत्रण था जल सेना पर, तो जर्मनी को इस पे गुस्सा आ गया और जर्मनी का कहना था कि ये जो इंग्लैंड का जो नियंत्रण है जल सेना पर, इस पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। और इसको जर्मनी ने चुनौती के रूप में ले लिया और चुनौती के रूप में लेने के बाद जर्मनी ने इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए एक जहाजी बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, जर्मनी ने किस देश को चुनौती देने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया, तो इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए या इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने जहाजी बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया और उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1912 में जर्मनी ने किस जहाज को बनाया, तो इसने इम्परेटर जहाज को बनाया। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि इम्परेटर जहाज को बनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है, तो कोई भी देश का नाम दे सकता है। तो याद रखिएगा कि जर्मनी ने इम्परेटर जहाज बनाया। क्यों जहाज बनाया था, तो इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है,
और दूसरा है, और वो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था, इम्परेटर नामक जहाज़। और दूसरा बात था कि इंग्लैंड के बाद ये दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र कौन बना, तो जर्मनी बन गया। तो ध्यान में रखिएगा कि इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र जर्मनी बना। ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा पहली घटना थी, दूसरी घटना थी उग्र राष्ट्रवाद, तीसरी थी सैन्यवाद, और चौथी हो गई गुटों का निर्माण, यानी कि अलग अलग देश अलग अलग गुट बनाने लगे थे। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बिस्मार्क को माना जाता है। सबसे पहले बिस्मार्क ने 1879 में द्वैध संधि की। द्वैध का मतलब दो देशों के बीच संधि की। तो दो देशों के बीच कौन सी संधि की, तो एक तो बिस्मार्क, एक जर्मनी था और एक ऑस्ट्रिया था। ये दो देशों के बीच संधि होती है। ध्यान में रखिएगा किन किन दो देशों के बीच द्वैध संधि होती है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच द्वैध संधि होती है। कौन करता है, तो बिस्मार्क। और कब करता है, तो 1879 में। उसके बाद में फिर 1882 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने त्रिकूट संधि की, जिसको हम ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जानते हैं। त्रिकूट संधि में कौन कौन शामिल हुआ, जर्मनी तो एक रहेगा ही, दूसरा कंट्री था ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा कंट्री था इटली। ध्यान में रखिएगा त्रिकूट में कौन था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। और कब त्रिकूट बना है, तो ये 1882 ईस्वी में, यानी कि अभी ये सब कारण बन ही रहा है। अभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ नहीं है। अभी प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि गुटों के निर्माण में कैसे कैसे गुट बन रहे हैं। बिस्मार्क ने जो ट्रिपल अलायंस बनाया था वो फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकूट में शामिल था या ट्रिपल अलायंस में शामिल था। तो ट्रिपल अलायंस में ये 3 देश का नाम याद रखिएगा। और पूछेगा कि बिस्मार्क ने आखिर ट्रिपल अलायंस क्यों बनाया, तो फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। ठीक है। और इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे 2 बार उद्देश्य लिखा गया है। तो इटली का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया और हंगरी से कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। ट्रिपल अलायंस में तो इटली शामिल हो चुका था जर्मनी के साथ, लेकिन इटली का एक मात्र उद्देश्य यही था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी का कुछ इलाका था वो हम छीन ले और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीत ले। तो याद में रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इटली का मुख्य उद्देश्य था त्रिपोली को जीतना। यही कारण था कि वो ट्रिपल अलायंस में शामिल हुआ था। आगे है कि 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन में एक त्रिदेशीय संधि बनाई। ध्यान में रखिएगा त्रिदेशीय संधि किसके किसके बीच होती है, यानी कि ट्रिपल एतांत। ध्यान में नाम रखिएगा, वो ट्रिपल अलायंस है और ये ट्रिपल एतांत है, यानी कि ये त्रिदेशीय संधि है। वो त्रिकूट संधि था और ये त्रिदेशीय संधि, यानी कि 3 देशों के बीच ये संधि होता है। और ये 3 देश कौन होते हैं, तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। कब होता है, तो 1907 ईस्वी में जो है त्रिदेशीय संधि होती है फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच। और किसके विरोध में होता है, तो त्रिकूट जो किया था बिस्मार्क ने, त्रिकूट जो बनाया था, यानी कि ट्रिपल अलायंस जो बनाया था बिस्मार्क ने, उसी के विरोध में ये हुआ था। और त्रिकूट में कौन थे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और मेरे पास समय का अभाव है, जिसके कारण मैं छोटा छोटा टॉपिक वाइज मैं चैप्टर को कंप्लीट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।